गाइस मैं आपके साथ बहुत सारी स्टोरीज शेयर किया करता हूँ, लेकिन आज की ये जो स्टोरी है ये बहुत ही हॉरिफिक स्टोरी है। आप यकीन करें कि जब मैंने ये स्टोरी पढ़ी थी तो कुछ देर तक मैं सोचता रहा था कि अल्लाह ना करे हम में से किसी के साथ अगर कोई इस तरह का वाक़या पेश आता है तो उसकी क्या हालत होगी। खैर इससे पहले हम इस कहानी की तरफ बढ़ें, आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि मेरे यानी सैयद उमैर अली और मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए, मेरी फैमिली के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको सेहत दे, हम सब के मामलात में आसानियाँ फरमाए और हमारी मुश्किलात को दूर फरमाए। अगर आप में से किसी ने भी अब तक इस ऑडियो को लाइक नहीं किया तो इससे पहले हम अपनी कहानी की तरफ बढ़ें, इस ऑडियो को लाइक कर दें। ये कहानी मिस तबस्सुम की कहानी है और ये उस दौर की कहानी है जब 2001-2002 में ये बताती है कि मेरी शादी हुई थी और शादी होने के बाद जो मेरे हस्बैंड थे उन्होंने शुरू से ही मुझे सेपरेट रखा था, यानी उन्होंने मुझे अलग से एक 4th फ्लोर पे फ्लैट लेके दिया हुआ था और वो कहा करते थे कि मैं तुम्हें अलग रखना चाहता हूँ। और सच्ची बात यह कि आज के दौर में जिस तरह का एक माहौल हुआ करता है, हर लड़की की यही ख्वाहिश होती है कि वो शादी के बाद अपने ससुराल वालों से अलग रह सके। खैर किस्सा मुख्तसर, मेरी जो रिहाइश थी वो 4थे माले पे थी और इस फ्लैट के ऊपर छत मौजूद थी। ये जो अपार्टमेंट था ये शहर से या रोड से थोड़ा सा अंदर जाने के बाद था और इसके सामने का जो एरिया था ये मुकम्मल तौर पे खाली था, या आप कह सकते हैं कि उस दौर में ये जो एरिया था इसको ग्राउंड के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था। मेरे जो हस्बैंड थे बेसिकली एक चैनल के अंदर जॉब किया करते थे, तो उनको आने में अक्सर रात के कभी 9, कभी 10, कभी 11 और कभी कभी रात के 1 या 2 बज जाया करते थे। वैसे तो मैं सेपरेट रह रही थी, दुनिया जहाँ की सहूलतें मेरे घर में मेरे पास मौजूद थीं, लेकिन उसके बावजूद भी कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मेरा फ्लैट है कुछ अजीब सा बिहेव किया करता है। कुछ इस तरह की बातें थी जो मुसलसल मैं महसूस कर रही थी। जैसे कि अक्सर ऐसा होता है कि मुझे अपने फ्लैट के आखिर वाले कमरे में, यानी जहाँ पे गैलरी मौजूद थी उसके साथ वाले कमरे में रात की रानी की खुशबू आया करती थी। कभी ऐसा लगता कि फ्लैट के अंदर एक भारी पंसा है और ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे सांस लेना दुश्वार हो रहा है। अब ये जो बात थी बड़ी नॉर्मल सी बात थी और इस बात पे फ्लैट को चेंज या तब्दील नहीं किया जा सकता था। खैर इसी दौरानी में जबकि मैं उस फ्लैट के अंदर अपनी हंसी खुशी अपने शौहर के साथ ज़िंदगी गुजार रही थी, एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं अपना कैबिनेट खोल रही थी, यानी जब मैंने कैबिनेट खोला और मेरी नज़र सामने जो मेरे कपड़े रखे हुए थे उन कपड़ों के ऊपर पड़ी, तो हैरान कुन बात ये थी कि ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने इन कपड़ों को बड़ी बेदर्दी के साथ नोचा है, या आप कह सकते हैं कि खींच के फाड़ने की कोशिश की है। और अजीब बात ये थी कि कुछ कपड़े बाकायदा फटे हुए या उनमें सुराख हुए हुए नज़र आ रहे थे। ये जो कुछ किया गया था कम से कम ये किसी चूहे या किसी जानवर का काम हरगिज़ नहीं था। यकीनन ये जो काम था ये बहुत ज़्यादा ताकत के साथ किया गया था। हर गुजरते हुए दिन के साथ साथ ये जो पानी था ये सर से ऊंचा होता चला जा रहा था। एक दफ़ा तो ऐसा हुआ कि मुझे अच्छी तरह याद है कि रात के तकरीबन 12, साढ़े 12 बजे का टाइम था। मुझे एकदम से ऐसा लगने लगा जैसे मेरे घर में एक अजीब सी खुशबू फैलना शुरू हो चुकी है। इसी दौरानिए में जबकि ये खुशबू बढ़ती चली जा रही थी, मेरी कुछ चूड़ियाँ थीं जो मैंने उतार के सामने टेबल के ऊपर रखी हुई थी। ऐसा लगा जैसे किसी ने बाकायदा इन तमाम चूड़ियों को उठाने के बाद ज़मीन पे दे मारा हो। और ये जो कुछ था ये इस कदर वाज़ेह था, इस कदर जल्दी था कि इसको ना मानना या इससे इनकार करना नामुमकिन था। सच्ची बात तो ये थी कि ये सब कुछ जो कुछ मैं देख रही थी ये सब देखने के बाद मेरे खौफ में इजाफा हो चुका था। और उस रात जब मेरे हस्बैंड वापस घर आए तो मैंने उनसे कहा कि इस घर में बहुत ज़्यादा अजीब अजीब हरकतें हुआ करती हैं। और बात यह है कि जब आप अपने शौहरों को इस तरह की बातें बताया करते हैं तो सबसे पहले आपके जहनी तवाज़ुन पे शक किया करते हैं, या फिर वो बोलते हैं या सोचते हैं क्योंकि तुम अकेली रहा करती हो तो हो सकता है तुम्हें इस तरह का एहसास ज़्यादा ही हुआ करता हो। हालांकि इस बात का हकीकत से क़तन कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब उनके समझाने पे मैं खामोश हो गई और मैंने सोचा कि नई नई शादी हुई है और फिर मेरे शौहर ने मुझे बाकायदा अलग घर दे के अलग रखा हुआ है। अगर मैं ज़्यादा मसला करूँगी, परेशान करूँगी
तो हो सकता है फिर ये बोलें कि मेरे घर वालों के साथ वहीं पे रहो जहाँ पे मेरे घर वाले रहा करते हैं। खैर, अब जो वाकया, जो किस्सा मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, उस वाकये के मुताबिक रात के तकरीबन 1 या 1:30 बजे का टाइम था और मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरे जो हस्बैंड थे वो किसी काम से बाहर गए हुए थे। खैर, मुझे वैसे ही नींद नहीं आ रही थी और मुसलसल रात की रानी की खुशबू महसूस हो रही थी। अब इसी दौरानिए में मुझे एकदम से ऐसा लगा जैसे जहाँ पे मेरा वॉशरूम मौजूद है उस वॉशरूम का कोई नल का कोई टैप किसी ने ओपन किया हो। बाकायदा मुझे वॉशरूम के अंदर से पानी के गिरने की आवाज़ आ रही थी और ये जो आवाज़ थी ये इस कदर वाज़ेह आवाज़ थी कि इस आवाज़ को ना मानना या अपने आप को बेवकूफ़ बनाना नामुमकिन था। इसी दौरानी में जबकि मैं कंफर्म कर चुकी थी कि ये जो पानी गिरने की आवाज़ है वॉशरूम की तरफ से आ रही है, मैं अपने तौर पे वॉशरूम से ज़रा दूर हट के खड़ी हुई थी और मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि एकदम से वॉशरूम का दरवाज़ा खुलेगा और यकीनन जो भी मुझे डराने की कोशिश किया करता है या जो कुछ इस घर के अंदर मौजूद है वो एकदम से मेरे सामने आने ही वाला है। मेरी जो नज़रें थीं मुसलसल वॉशरूम के गेट के ऊपर मौजूद थीं, लेकिन अजीब बात ये थी कि वॉशरूम का गेट ना सिर्फ आहिस्ता आहिस्ता करके खुलना शुरू हुआ, बल्कि जब वॉशरूम का गेट खुला तो अंदर सामने कोई भी मौजूद नहीं था। यानी जो भी अंदर मौजूद था मैं उसको नहीं देख पा रही थी। इसी दौरानिए में जबकि मैं वॉशरूम के अंदर की तरफ गौर कर रही थी, मुझे ऐसा लगा कि ये जो बराबर में गैलरी मौजूद है उस गैलरी के बराबर में, यानी जहाँ से बाहर का हिस्सा दिखाई दिया करता है, कोई वहाँ पे आके एकदम से खड़ा हो चुका है। सच्ची बात यह है कि आहिस्ता आहिस्ता करके जब मैंने उस तरफ देखना शुरू किया तो मेरा ख्याल था कि हो सकता है हस्बैंड घर के अंदर दाखिल हो चुके हों और वो चुपके से मुझे इस तरह सरप्राइज़ करना चाहते हों, या फिर हो सकता है कि शरारतन वो मुझे डरा के खुश होना चाहते हों। लेकिन जब मैंने एग्जैक्टली उस तरफ देखना शुरू किया जहाँ पे मुझे किसी के होने का एहसास हो रहा था, तो आप यकीन करें कि जैसे ही मेरी नज़र वहाँ पे पड़ी, मुझे ऐसा लगा जैसे कोई 11 या 12 साल की बहुत ही पतली, बहुत ही दुबली सी लड़की है, इसका बहुत ज़्यादा सांवला रंग है, वो वहाँ पे उस गैलरी के सामने खड़ी हुई है। और हैरानकुन बात ये थी कि उस लड़की या बच्ची की जो आंखें थीं मुसलसल ऊपर की तरफ चढ़ी हुई थी। यानी उस लड़की की जो आई बॉल्स थी ये मुकम्मल तौर पे सफ़ेद थी और जो उसका चेहरा था वो बहुत ज़्यादा कटा हुआ या बहुत ज़्यादा ज़ख्मी चेहरा दिखाई दे रहा था। बस ये जो कुछ मंज़र मेरे सामने मौजूद था, शायद मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि मैं इससे ज़्यादा किसी मंज़र को बर्दाश्त कर सकूं, और ऐसा ही हुआ कि देखते ही देखते मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाना शुरू हो चुका था। हाँ, ऐसा ही था कि मैं गिर के बेहोश हो चुकी थी और ये जो रात थी, ये जो दिन था, मेरा इस घर के अंदर आखिरी दिन था। अगले दिन जब मेरी आँख खुली, मेरे हस्बैंड को मैंने ये वाक़या सुनाया तो उनका भी यही कहना था कि अब वक्त आ चुका है कि तुम इस घर को छोड़ के मेरे घर वालों के साथ दोबारा से रहना शुरू कर दो। आज की ये जो कहानी है, ये कहानी हमें नौमान साहब ने कराची से शेयर की है। ये बताते हैं कि ये जो कहानी है बेसिकली इनके फादर की कहानी है और ये उस दौर की बात है जब इनके फादर सीडीसी हासिल करने के बाद मैरिड टाइम में, यानी आप कह सकते हैं कि सी मैन के तौर पे काम किया करते थे। 1977 चल रहा था और उस दौर में अगर आप सीडीसी होल्डर्स की बात करें या फिर सी मैन की बात करें तो मेरा ख्याल है कि आज की निस्बत लोगों के पास इतना शऊर नहीं था या लोगों को सीडीसी के बारे में या सी मैन के बारे में इतनी मालूमात नहीं थी। खैर, इनके फादर ने जब पहली दफ़ा अपना एक प्रोजेक्ट शुरू किया तो इनको जो कॉन्ट्रैक्ट मिला वो 12 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था। यानी कि इनको एक बहुत बड़े जहाज़ के हमरा 12 महीने के लिए न सिर्फ सफ़र करना था बल्कि पहली दफ़ा में ही अपना कुछ इस तरह का इम्प्रेशन देना था जैसे कि इनके फादर बहुत ज़्यादा कैपेबल हैं और इनके अंदर बहुत ज़्यादा सलाहियतें मौजूद हैं। इनके अब्बू बताया करते थे कि जो पहली दफ़ा इनको जहाज़ मिला था, बेसिकली ये एक बहुत बड़ा जहाज़ था। इसको आप ग्राउंड प्लस 1 यानी 2 मंजिला जहाज़ कह सकते हैं। और अजीब बात ये थी कि जो बहुत बड़ा सा जहाज़ था ये पूरा यानी मुकम्मल तौर पे न सिर्फ खाली था
बल्कि इसके अंदर 12 या 13 लोगों का स्टाफ मौजूद था। इस जहाज़ को सबसे पहले समंदर के रास्ते रोमानिया की तरफ रवाना होना था। वहाँ पे जो भी काम था उसको कंप्लीट करने के बाद यूरोप के कुछ ममालिक थे, वहाँ से होते हुए यानी कि पूरे 12 महीने में वापस आना था। अब इनके फादर ने जब अपने इस पेशे को इख्तियार किया, यानी सबसे पहले जो असाइनमेंट इनको मिला, तो ये बताते हैं कि इस जहाज़ के अंदर इनके फादर की जो ड्यूटी थी वो बेसिकली बेसमेंट के ऊपर थी। और इनके फादर को पता चला था कि इनके आने से पहले यानी इनसे पहले एक साहब यहाँ पे बेसमेंट पे जॉब किया करते थे, और पता नहीं ऐसी क्या वजूहात थी जिसकी वजह से उन्होंने एकदम से अपनी इस जॉब को खैरबाद कह दिया था। आमतौर पे सीमैन के बारे में ये गुमान किया जाता है कि इसकी जो लाइफ होती है वो इतनी ज़्यादा लाइफ नहीं होती। आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 12 सालों तक सीमैन के तौर पे काम कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपकी जो बॉडी है, ख़ास तौर पे जो आपकी हड्डियाँ हैं, वो इस कदर कमज़ोर हो जाती हैं कि आपके लिए मज़ीद काम करना मुमकिन नहीं होता। हो सकता है कि इनके फादर से पहले जो शख्स यहाँ पे काम किया करता था उसके भी जॉब छोड़ने की यही वजह हो। अब इस जहाज़ के ऊपर जो माहौल था, यानी इसका जो इंचार्ज था, वो बहुत गुस्से वाला था, वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल था, और उसकी पूरी कोशिश होती थी कि जितना भी स्टाफ है वो उसकी एक आवाज़ पे वो काम करे जो काम वो करवाना चाहता है। उसने इनके फादर को भी समझा दिया था कि जो भी काम तुम्हें कहा जाएगा, तुम्हें एक तो वक्त पे काम करना है, दूसरा जिस तरह से कहा जा रहा है वैसे ही काम करना है। अपने तौर पे ना ही कोई फैसला करना है, ना ही कोई डिसीजन लेना है, और ना ही किसी भी किस्म के मामले में या किसी भी प्रॉब्लम में इन्वॉल्व होना है। और जो सबसे अहम बात थी जो इनके फादर को बताई गई थी, वो बात ये थी कि जो आपके ड्यूटी आवर्स हैं, यानी जो आपका काम है, जहाँ पे आपको कहा गया है वहीं पे रह के उस काम को करना है। किसी भी दौर, किसी भी सूरत आपका जो एरिया है, यानी जहाँ पे बेसमेंट पे आपको रखा गया है, ना ही उस एरिया को छोड़ना है, और उस बेसमेंट पे जो दीगर डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं या दीगर जो कमरे मौजूद हैं उनके अंदर किसी भी तौर पे दखल अंदाजी या अंदर जाने की कोशिश नहीं करनी है। हो सकता है कि जब आप शिप के ऊपर काम करते हैं या किसी बड़े जहाज़ के साथ सीमैन के तौर पे काम करते हैं तो उसी तरह के शराइत व ज़वाबित लागू होते हों। इनके फादर का ये ख्याल था कि क्योंकि मेरी ये पहली जॉब है तो शायद मुझे ये सारी की सारी चीज़ें मुश्किल लग रही थी। खैर, शुरू में जब इनके फादर ने वहाँ पे काम करना शुरू किया तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ स्मूथ है और किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। हाँ, हैरान कुन बात यह थी कि इस बेसमेंट के ऊपर इनके फादर के हमरा यानी इनके साथ साथ एक और शख्स था जो डिप्लॉयड था, और उसका काम वहाँ पे टेक्निकल इश्यूज़ को देखना था। खैर, एक दफ़ा ऐसा हुआ कि रात के तकरीबन 2 या 2:30 बजे का टाइम था, और इनके जो फादर हैं वो हस्बे मामूल अपना काम कर रहे थे। तो काम करते करते इनको ऐसा लगा कि बेसमेंट के ऊपर जो रूम्स मौजूद हैं, ख़ास तौर पे जहाँ पे रूम नंबर 13 मौजूद है, वहाँ पे कुछ अजीब सी, या आप कह सकते हैं कि थोड़ी सी शोर की आवाज़ आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उस रूम के अंदर मौजूद है, और ना सिर्फ मौजूद है बल्कि बहुत तेज़ आवाज़ में किसी के साथ बातें कर रहा है। हालांकि जिस तरह का उस जहाज़ के ऊपर माहौल था, जितनी सख्ती वहाँ पे जॉब के ऊपर की जाती थी, तो ऐसा नहीं लगता था या ऐसा नहीं हो सकता था कि कोई ऊपर का आदमी नीचे आके वहाँ पे बैठ के बातें करना शुरू कर दे। कुछ देर तक तो इनके फादर उन आवाज़ों को सुनते रहे, लेकिन कुछ देर के बाद जब इनको यकीन हो चला कि वाकई में जो भी वहाँ पे मौजूद है वो बहुत ज़्यादा चीख चीख के बातें कर रहा है। अब इनके फादर जैसे ही उस रूम की तरफ बढ़ने लगे तो बढ़ते बढ़ते इनको एक अजीब सा भारीपन सा महसूस हो रहा था। इनको ऐसा लग रहा था जैसे अंदर जाते जाते एकदम से इनकी जो तबीयत है वो ना सिर्फ ख़राब हो रही है बल्कि अब इनके कदम इनका साथ नहीं देना चाहते हैं। खैर, जैसे तैसे ज़िद करके जब इनके फादर उस रूम नंबर 13 के एग्जैक्टली सामने पहुँचे तो इन्होंने हिम्मत करके जब आहिस्ता आहिस्ता करके दरवाज़ा खोला तो अंदर मुकम्मल तौर पे अंधेरा मौजूद था। लेकिन हैरान कुन बात ये थी कि जो रूम नंबर 13 था, इस रूम नंबर 13 के बिल्कुल सामने यानी जो एग्ज़िट मौजूद था, उस दरवाजे के दरमियान में ऐसा लग रहा था जैसे कोई आदमी खड़ा हुआ है। बज़ाहिर देखने से ऐसा लग रहा था जैसे ये जो भी आदमी है, इसका जो कद है वो तकरीबन 6 फीट के बराबर है, और इसके बाल बहुत लंबे लंबे बाल हैं। हैरान कुन बात ये थी कि वो जो भी आदमी था जो कि वहाँ पे खड़ा हुआ था, ऐसा लग रहा था जैसे उसके चेहरे पे बेतहाशा चोटें लगी हुई हैं या इसके चेहरे पे बेतहाशा ज़ख्म मौजूद हैं।
अब इनकी फादर की समझ ही नहीं आया कि आखिर ये कौन आदमी है और ये यहाँ पे क्यों आया है, क्योंकि इस पूरे जहाज़ में, जो कि एक बहुत बड़ा सा जहाज़ था, जो अमला था वो 12-13 अफराद पे मुश्तमिल था और ये सारे के सारे लोग एक दूसरे को जाना करते थे। अब कुछ सेकंड के लिए इनके फादर वहीं पे खड़े हुए उस आदमी को देखने लगे और हैरानकुन बात यह थी कि इनके फादर बताते हैं कि जब मैं उसको देख रहा था तो मेरे सामने ही सामने ऐसा लगा जैसे उसका जो जिस्म है, उस जिस्म के बिल्कुल दरमियान में से ऐसा लगा जैसे उसके एकदम से 2 हिस्से हो गए। देखते ही देखते उसकी जो बॉडी थी वो 2 हिस्सों में तकसीम हुई और उसका जो ऊपर वाला हिस्सा था वो एकदम से नीचे गिर गया। एक अजीब कैफियत थी, ऐसा लग रहा था जैसे किसी मशीन ने या किसी आरी ने इसके जिस्म को 2 टुकड़ों में तकसीम कर दिया है। लेकिन ना ही वहाँ पे कोई मशीन मौजूद थी, ना ही वहाँ पे कोई आरी चला रहा था और ना ही उस आदमी के पीछे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मौजूद है। हैरानकुन तौर पे जैसे ही ये आदमी 2 हिस्सों में तकसीम हुआ तो इसका जो ऊपर वाला हिस्सा था, यानी जिसे आप सर वाला हिस्सा कह सकते हैं, जब वो नीचे गिरा तो नीचे गिरने के बावजूद ऐसा लग रहा था कि उसकी, यानी उस आदमी की जो आंखें हैं वो मुसलसल इनके फादर के ऊपर हैं और एक अजीब सी शैतानी सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पे मौजूद है। इनके फादर बताते हैं कि देखते ही देखते मेरी आंखों के सामने एकदम से अंधेरा आने लगा और अब मुझे लग रहा था जैसे मैं गिर के बेहोश होने वाला हूँ। और एग्जैक्टली हुआ भी ऐसे ही कि कुछ सेकंड्स के अंदर अंदर मैं ना सिर्फ ज़मीन के ऊपर गिरा, बल्कि जब मेरी आँख खुली तो मेरा ख्याल है कि 2 या 3 घंटे गुजर चुके थे और मैं उसी जगह पे उसी हालत में नीचे गिरा हुआ था। हैरानकुन बात यह थी कि जो गेट नंबर 13 का एग्जिट था, यानी दूसरा गेट था, जिस हिस्से में मैंने उस आदमी को 2 हिस्सों में तकसीम होते हुए देखा था, उस हिस्से में ना ही कोई बॉडी मौजूद थी और ना ही वो दरवाज़ा खुला हुआ लग रहा था। कुछ देर तक सोचने के बाद मैंने अपने आप को कन्विंस किया कि ये जो कुछ मैंने देखा था ये सरासर एक ख्वाब था और हो सकता है कि मेरी अपने इस नीचे के हिस्से में, यानी कि बेसमेंट में, एकदम से आंख लग चुकी हो। खैर, इन्होंने अपने आप को समझाया कि यह सब एक ख्वाब था और फिर इस वाक़े का किसी के साथ कोई भी जिक्र नहीं किया। इसी तरह इनके फादर बताते हैं कि 2 या 3 दिन मज़ीद गुजरे और ये जो 2 या 3 दिन थे ये बहुत स्मूथ गुजरे थे, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था और अब मुझे यकीन हो चला था कि उस दिन जो मंज़र मैंने देखा था उसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं था, सरासर वो एक ख्वाब था या सरासर मेरा वहम था। इनके फादर बताया करते थे कि ये जो बेसमेंट वाला हिस्सा था, इसका जो सबसे आखिर वाला कमरा था, वहाँ पे एक भट्टी मौजूद थी जिसे आप फर्नेंस कह सकते हैं और आमतौर पे उस दौर में जहाज़ों को चलाने के लिए या छोटे मोटे जहाज़ों के लिए कोयलों का या आग का इस्तेमाल किया जाता था। अब हो सकता है कि गए वक्तों में इस भट्टी को इस्तेमाल किया जाता हो या हो सकता है कि इसको बैकअप के तौर पे इस कमरे के अंदर रखा गया हो। खैर, इसी तरह की एक रात थी और रात के तकरीबन 3-3:30 बजे का टाइम था। इनके फादर वैसे ही जहाज़ का, यानी नीचे का जो हिस्सा था, वहाँ के चक्कर लगा रहे थे और इत्तेफाक से जैसे ही इनका उस भट्टी के सामने से गुजर हुआ तो इनको ऐसा लगा कि वहाँ पे जैसे किसी के काम करने की आवाज़ आ रही है। अब जब आप भट्टी पे काम करते हैं या भट्टी पे कोई कोयले वगैरह रखे जाते हैं तो एक अजीब सा शोर सा पैदा हुआ करता है। वैसे ही एक शोर सा था जो फ़िज़ा में मौजूद था और ये इस बात की यकीन दहानी था कि कोई ना कोई भट्टी पे या भट्टी के सामने मौजूद है और वहाँ पे या तो आग जला रहा है या फिर कोयलों को भड़काने का या आग को भड़काने का काम कर रहा है। कुछ अजीब अजीब सा हल्का हल्का सा धुआं फ़िज़ा में मौजूद था जो इस बात की यकीन दहानी करा रहा था कि वाकई में कोई ना कोई है जो भट्टी के अंदर मौजूद है। अब ये सोचते ही इनके फादर एग्जैक्टली जब भट्टी के सामने पहुँचे तो इनको ऐसा लगा कि एक आदमी जिसने अपना मुंह भट्टी की तरफ किया हुआ है वो मुसलसल भट्टी में कुछ काम कर रहा है। शायद पहले से जो कोयले पड़े हुए थे और शायद जिनकी जो आग थी वो बुझ चुकी थी, उस आग को वो दोबारा से लगाने की कोशिश कर रहा है या उन कोयलों के ऊपर मज़ीद कोयले रख रहा है। अब जब इनके फादर ने उस आदमी को देखा तो वो भी देखने में ऐसा ही लग रहा था जैसे कोई बहुत टॉल सा आदमी है, वैसे ही उसके लंबे लंबे बड़े बड़े बाल थे। अब इनके फादर ने पीछे से उसको आवाज़ दी और उस आदमी से पूछा कि तुम कौन हो और भला इस भट्टी में यहाँ पे आके क्या काम कर रहे हो। अब वो जो आदमी था उसने बजाय इसके कि वो रिस्पॉन्स करता या जवाब देता, मुसलसल खामोशी इख्तियार करे रखी
और उसका जो ध्यान था वो उसके बाद भी भट्टी की तरफ मौजूद था। अब इनके फादर को गुस्सा आया और गुस्से की हालत में वो दोबारा से पूछने लगे कि ए आदमी, तू आखिर है कौन, और मुझे बता कि इतनी रात में इस भट्टी के सामने बिला आखिर क्या कर रहा है। अजीब बात यह थी कि दूसरी दफ़ा में भी इस आदमी ने ना ही कोई रिस्पॉन्स किया और ना ही किसी भी किस्म का रिप्लाई दिया। अब इनको गुस्सा आया तो ये आहिस्ता आहिस्ता करके उस आदमी की तरफ बढ़ने लगे और बिलाखिर जब ये उस आदमी के एग्जैक्टली पीछे जाके खड़े हुए तो इन्होंने एकदम से अपना हाथ उस आदमी के कंधे पे रखने के लिए आगे बढ़ाया। अब जैसे ही इनका हाथ हवा में मौजूद था और आहिस्ता आहिस्ता करके उस आदमी के कंधे की तरफ बढ़ रहा था, तो इसी दौरानिए में इनको ऐसा लगा कि जैसे इनका हाथ एकदम से जलने लगा है। कोई गर्म सी चीज़ इनके हाथों पे या तो लगा दी गई है या फिर यहाँ पे इस कदर तपिश मौजूद है कि इनके हाथ को गर्मी महसूस हो रही है। इसी दौरानिए में इससे पहले कि इनका हाथ उस आदमी के कंधे के ऊपर पहुँचता, उस आदमी ने एकदम से पलट के मेरे फादर की तरफ देखा। और जैसे ही उस आदमी ने पलटने के बाद मेरे फादर की तरफ देखा तो ऐसा लगा जैसे उस आदमी का जो पूरा का पूरा चेहरा है वो ना सिर्फ जला हुआ है बल्कि उसके चेहरे पे बाकायदा ऐसा लग रहा था जैसे आग लगी हुई है। एक अजीब सा खौफनाक सा उसका चेहरा था और इस खौफनाक चेहरे के साथ साथ उसकी जो आंखें थीं वो लाल शोलों या लाल अंगारों की तरह ना सिर्फ चमक रही थीं बल्कि ऐसा लग रहा था एक शैतानी सी मुस्कुराहट उस आदमी के चेहरे पे मौजूद है। मेरे फादर बताते हैं कि जब मैंने ये देखा तो मैं एकदम से पलटा और मैंने बाहर की तरफ भागना शुरू कर दिया। जैसे तैसे करके जब मैं बाहर की तरफ आया तो जैसे ही मैं बाहर की तरफ आया तो इत्तेफाक से वो लड़का या वो आदमी जो मेरे साथ इस बेसमेंट पे काम किया करता था वो सामने ही खड़ा हुआ था। अब जब उसने मुझे इस तरह से भागते हुए देखा तो वो एकदम से परेशान हो गया और मुझसे पूछने लगा कि भाई साहब, सब खैरियत तो है। अब जब मैंने उसको हाँफते काँपते जैसे तैसे ये सारा का सारा किस्सा बयान किया तो वो कहने लगा कि अभी मेरे साथ आप कोने वाले रूम में यानी जहाँ पे हम लोग बैठा करते हैं उस तरफ चलें, वहाँ चल के तफसील से बात करते हैं। अब जब इनके फादर वहाँ पे उस आदमी के साथ जाके बैठे तो वहाँ बैठने के बाद वो जो आदमी था उसने भी यही बताया कि उसके साथ भी कुछ इस तरह के वाक़यात इस बेसमेंट के एरिया में पेश आ रहे हैं। अब अजीब बात यह थी कि इन लोगों का जो कॉन्ट्रैक्ट था या इनका जो शिप का टूर था वो पूरे के पूरे 12 महीने का था और इस टाइम से पहले ये लोग किसी भी कीमत पे यहाँ से ना ही बाहर निकल सकते थे और ना ही किसी और मुल्क में जाके रह सकते थे। इनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था और वो ऑप्शन ये था कि इस जहाज़ के ऊपर जब तक ये शिप वापस पाकिस्तान नहीं चली आती इनको इसी शिप के ऊपर टाइम स्पेंड करना होगा। और रही बात किसी और से डिस्कस करने की या यहाँ का जो भी इंचार्ज था उससे बातचीत करने की तो उसको बताना या ना बताना बराबर लग रहा था। इसी तरह कुछ मज़ीद टाइम गुजरा और एक दफ़ा ऐसा हुआ कि रात के तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे का टाइम था और ये लोग रोमानिया से वापस किसी और मुल्क की तरफ रवाना हुए थे। ये बताते कि हम दोनों उस कोने वाले कमरे में वैसे ही बैठे हुए थे और अब हमारी कोशिश होती थी कि बिला वजह या बगैर किसी रीज़न के इस जगह से बाहर ना निकले। एक वजह तो ये थी कि ऊपर से ही हमें हिदायत दी गई थी और दूसरी वजह ये थी कि हम खुद भी इस कदर डरे हुए थे कि हम चाहते ही नहीं थे कि हमें यहाँ से बाहर निकलना पड़े। खैर, हम लोग बैठे हुए बातें कर रहे थे। इसी दौरानिए में हम लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि जो हमारा कमरा है इस कमरे के बाहर की तरफ यानी दरवाजे के बाहर का जो हिस्सा है उस रास्ते में बार बार कभी कोई आता है कभी कोई जाता है। और अजीब बात यह है कि जब भी यहाँ से कोई गुजरता है तो कुछ चेन टाइप की या पायल या घुंघरू की आवाज़ आना शुरू हो जाती है। यानी कि ऐसा लगता है कि जो भी यहाँ से गुजर रहा है या तो उसके पैरों में बेड़ियाँ डली हुई हैं या फिर वो कोई औरत है जिसने घुंघरू या पायल पहन रखे हैं। काफ़ी देर तक हम लोग इन आवाज़ों को बर्दाश्त करते रहे और बिला आखिर फाइनली जब मैं और मेरे साथ वो जो आदमी मौजूद था हम लोगों ने डिसाइड किया कि चल के देखते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि शिप के ऊपर कोई हमला हो गया हो और बाहर की तरफ कुछ इस तरह के लोग मौजूद हों जो अपने साथ जंजीरें लेके हम लोगों को काबू करना चाहते हों। खैर, बहुत सारे ख्यालात या सवालात हमारे जहन में मौजूद थे और इसी बिना पे जब हम दोनों अपने रूम से बाहर निकले तो बाहर की तरफ जो कॉरिडोर वाला रास्ता था जो कि एग्जैक्टली रूम नंबर 13 की तरफ जाया करता था,
हमने देखा कि उसके कोने में यानी बिल्कुल आखिर में ऐसा लग रहा है जैसे कोई काले कलर के लिबास में ना सिर्फ खड़ा हुआ है बल्कि उसने अपने बालों को अपने मुंह के आगे डाल रखा है। जब हमने उसके लिबास पे मज़ीद गौर किया तो अब ऐसा लग रहा था जैसे शायद कोई औरत वहाँ पे मौजूद है और उसने वेस्टर्न टाइप का यानी स्कर्ट टाइप का या तो कोई ड्रेस पहन रखा है या फिर सरासर उसके जो कपड़े हैं वो मगरबी कपड़े हैं। इसी दौरानी में जबकि हम उसके लिबास पे या उसकी शक्ल पे गौर कर रहे थे, एकदम से उस औरत ने अपने पाँव बढ़ा के हमारी तरफ चलना शुरू किया। अब जैसे ही उसने अपने पाँव आगे की तरफ रखे यानी हमारी तरफ बढ़ना शुरू किया तो हैरानकुन बात यह थी कि ना सिर्फ उस औरत के जो पैर थे वो उल्टे थे बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे उस औरत ने अपने पैरों में पायल या घुंघरू पहन रखे हैं। कुछ अजीब तरीके से अजीब अंदाज में वो चलती हुई हमारी तरफ बढ़ रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जो ज़बान है वो तकरीबन 6 से 7 इंच इस चलने के दौरान बाहर आ चुकी है। अल्लाह जानते कि जैसे तैसे करके हम वहाँ से भागे और वापस उसी कमरे में जहाँ पे हम लोग रहा करते थे अंदर आके हम लोगों ने ज़ोर ज़ोर से आयतुल कुर्सी की तिलावत शुरू कर दी। तकरीबन 15 या 20 मिनट तक हमें मुसलसल एहसास होता रहा जैसे वो औरत मुसलसल हमारे कमरे के बाहर मौजूद है। अल्लाह अल्लाह करके जब ये जो माहौल था ये नॉर्मल हुआ तो बिलाखिर हमने अपने जो भी सुपरवाइज़र था या जो भी लीड था उसको इन्फॉर्म किया, उसको बताया कि हमारे साथ इस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि अल्लाह ताला ने उसके दिल में रहम डाल दिया और उसने हमें कहा कि रात के औकात में यानी रात को 9 बजे से सुबह के तकरीबन 9 बजे तक तुम लोग कोशिश किया करो कि तुम लोग भी ऊपर आके हमारे साथ रहा करो। जैसे तैसे करके ये जितना भी सफ़र था बिलाखिर जब ये तमाम हुआ तो उसके बाद से मेरे फादर ने तौबा कर ली थी कि कभी भी इस शिप के साथ जो कि 2 मंजिला थी ना ही सफ़र करना है बल्कि इसके साथ साथ जो और दूसरे सी मैन हैं उनको भी मेरे फादर ने इन्फॉर्म कर दिया था कि जब भी आप किसी भी जगह जाएं, किसी भी कंपनी के साथ कांटेक्ट करें तो स्पेसिफिकली ये जो जहाज़ है इस जहाज़ में सफ़र नहीं करना है। एक बात और भी थी जो ज़बान ज़द आम थी जो कि बाद में मेरे फादर को पता चली और वो बात ये थी कि कहा जाता था कि जो जहाज़ था इस जहाज़ में सफ़र के दौरान जितने भी वाक़यात पेश आए थे यानी इस तरह के वाक़यात जिन वाक़यात की बिना पे किसी की मौत हुई हो तो वो तमाम अफराद जिनकी अमवात हुई थीं उनकी रूहें इस जहाज़ के अंदर घूमा करती थीं।